नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे कर्मचारियों अधिकारियों के प्रशासनिक प्राधिकरण की कितनी जरूरत है। हरियाणा कैबिनेट में आज यह फैसला लिया जाना था, लेकिन आज वो टल गया है। दर्शकों और कर्मचारियों और अधिकारियों की जानकारी के लिए बता दें कि अब हरियाणा में भी केंद्र की तरह कर्मचारियों और अधिकारियों के मामले सुलझाने के लिए प्राधिकरण बन सकता है। दरअसल हरियाणा के कर्मचारियों अधिकारियों को पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, लेकिन राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण के बन जाने से सारे मामले इसमें रखे जाएंगे। देश के कुछ गिने चुने राज्यों में ही पहले इस तरह का प्राधिकरण है। इस प्राधिकरण के बनने से राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों को थोड़ा राहत जरूर मिलेगी। हम चर्चा इस पर भी करेंगे कि पहले क्या प्रावधान था कर्मचारियों अधिकारियों के मामले को लेकर और इस प्राधिकरण के बन जाने से क्या अलग होगा। तो चंडीगढ़ में आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में लिया जाना था। दरअसल बैठक में राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण को मंजूरी मिलने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैबिनेट की बैठक में पहले ही उसको वापस लिया गया। हालांकि उसको मुख्यमंत्री की पहले मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। नौकरी के दौरान चाहे प्रमोशन का मामला हो, तबादले का या कोई और, उसके लिए पहले कर्मचारियों अधिकारियों को हाईकोर्ट में जाना पड़ता था और अगर ये प्राधिकरण बन जाता है तो फिर कर्मचारियों अधिकारियों के मामले इसके माध्यम से सुलझाए जाएंगे। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई है चंडीगढ़ में, उसमें कई फैसले लिए गए, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण फैसला था और उम्मीद थी कि इस प्राधिकरण को मंजूरी आज मिलेगी, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हुआ है। और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हैं, रेखा शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। मेरे साथ जीवन सिंह जी हैं, कर्मचारी नेता हैं। मेरे साथ धर्मवीर सिंह जी हैं, जो कि पूर्व में मुख्य सचिव रहे हैं हरियाणा में। मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी फोन लाइन पर जुड़ेंगे, इनेलो के नेता भी फोन लाइन पर जुड़ेंगे और मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं, कार्यकारी संपादक एवं तहलका हरियाणा के। सबसे पहले डॉक्टर धीमान साहब, आप ही के पास आना चाहूंगा। आज ये पूरी उम्मीद थी कि कैबिनेट में ये रखा जाएगा और इसको मंजूरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्या कसर बाकी रह गई? जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया है, हरियाणा में कम से कम इस वक्त 3.5 लाख के आसपास कर्मचारी हैं जी। इसमें अधिकारियों की संख्या जो क्लास 1 और क्लास 2 की वो थोड़ी कम है, बाकी तो क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी हैं जी। पिछले 25 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए मैंने देखा कि बहुत सारे कर्मचारियों के साथ, अधिकतर कर्मचारियों के साथ या तो प्रमोशन में भेदभाव होता है जी, या उनको समय पर प्रमोशन नहीं मिलती है, प्रमोशन के पद खाली रहते हैं और उनको प्रमोशन नहीं दी जाती है, या किसी के साथ किसी को जब किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो वो वन साइडेड हो जाती है। ठीक है। या किसी को खिलाफ चार्जशीट की जाती है, वो भी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई का एक बेस होता है, वो कई बार बायस्ड होती है। ठीक है। तो इन सब कुछ कारणों से ये जब ऐसी बातें थी, किसी का तबादला ट्रांसफर में, अभी जिसके रिटायरमेंट में 1 महीना हो तो उसका 1 महीने पहले ट्रांसफर कहीं से कहीं कर दिया जाता है। ठीक है। कि जब कोई रिटायर हो गया उसको पेंशन ही नहीं मिल रही है, 6-6 महीने तक, 7-7 महीने तक उनका पेंशन का केस नहीं बनता है। ठीक है। तो ऐसे कर्मचारियों से संबंधित, या फिर किसी को सजा दे दी गई ज्यादा, चार्जशीट होगी, फाइनल होगी, उसकी इंक्वायरी भी होगी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने उसके खिलाफ एक सजा भी सुना दी, वो सजा के खिलाफ या उन सारी जो मैंने बातें बताई उन सब के जब कोई कर्मचारी के साथ ऐसा होता था तो केवल और केवल मात्र उसके पास वो अपील में तो अपने अधिकारियों के पास जा सकता था, पर अल्टीमेटली उसको हाई कोर्ट जाना पड़ता था। ठीक है।
और हाई कोर्ट में एक हमारे पास जो सूचना है वो है इस वक्त हरियाणा के अकेले करीब 30,000 केस जो सर्विस मैटर्स हैं वो 30,000 हैं। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कितना पैसा तो कर्मचारियों का, वकीलों को पैसा देने पे खर्च होता है। हाँ, क्योंकि हाई कोर्ट का वकील जो है वो सामान्य तौर पे फीस ज्यादा लेता है। दूसरा, हाई कोर्ट का केस कितना काम केवल सर्विस मैटर्स के बारे में ही डिसाइड करने में खर्च हो जाता है, जबकि और बहुत सारे केसेस वहां पर जरूरी होते हैं जो हाई कोर्ट में सुनवाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। 2005 में हरियाणा और पंजाब में राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण गठित करने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। ठीक है, वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हैं, कार्यरत हैं। तो उन्होंने याचिका दायर करके कहा कि ये 2,65,000 उस वक्त। ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त वित्त मंत्री साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वही लिए चलते हैं आपको। आपके बीच में मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उनसे अवगत कराने के लिए उपस्थित हूं। साथियों, विशेष रूप से जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्च के महीने में किसी भी सरकार के आगामी वित्त वर्ष के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए जाते हैं। उनमें से एक आबकारी नीति, एक्साइज एंड टैक्सेशन पॉलिसी 2015-16 आज कैबिनेट ने उस पर अपनी मोहर लगाई है, उसको अपनी स्वीकृति दी है। आपको ज्ञात होगा कि पिछली आबकारी नीति वह 2 वर्ष के लिए 2013 में आई थी। परंपरा से हट करके 2 वर्ष पूर्व आबकारी नीति का कार्यकाल 2 वर्ष का किया गया था। हमारी सरकार के मंत्रिमंडल ने 2015-16 की आबकारी नीति को फिर से पुराने स्वरूप में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए स्वीकृत किया है। इसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। एक तो जो पहले से चली आ रही ठेकों की संख्या है पूरे हरियाणा भर में, वो 3,500, उसको जैसा पहले था उसी संख्या पर रखा गया है। जो हरियाणा प्रदेश में जो शराब का कोटा है जिसको हम कहते हैं, उसको भी जो पूर्ववर्ती आंकड़ा है 9 करोड़ प्रूफ लीटर कंट्री लिकर में, शराब में, और 5 करोड़ प्रूफ लीटर वह अंग्रेजी शराब IMFL में, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो ठेकों की नीलामी का जो ग्रुप का साइज है, जैसे पहले 3 ठेकों का एक ग्रुप था, उसको उसी प्रकार से 3 ठेकों का एक ग्रुप मान करके उसको रखा गया है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस बार इस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हमारी मूल प्राथमिकता वह एक्साइज विभाग के पूरी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लेकर के आना, जवाबदेही लेकर के आना और पूरे टैक्स कलेक्शन के इस पूरे एक्साइज के डिस्टिलरी से लेकर के वेंड तक कानून का सख्ती से पालन करते हुए किसी भी प्रकार का अवैध कार्य उसको रोकने का प्रयास करना।
उसी कड़ी में शुरुआत में सबसे पहली बार फुल प्रूफ ई टेंडरिंग के माध्यम से ठेकों का आवंटन किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। सब ऑनलाइन टेंडर आएंगे और एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज प्रक्रिया के तहत ही जो भी ठेके का नीलामी में जो तथाकथित विजेता होगा उसको ठेके का आवंटन कर दिया जाएगा। एक परिवर्तन अतीत में आपको ध्यान होगा कि जो फिक्स्ड कोटा रहता था, जो डिस्टिलरी में बांटा जाया करता था, वो कभी 75% फिक्स था और 25% ओपन था। पिछले दिनों वो घटते हुए 25% फिक्स्ड रहा और 75% ओपन हुआ। एक बार सभी हरियाणा के अंदर जिस भी डिस्टिलरी ने इन्वेस्ट किया है सबको एक बराबर के समान अवसर देने के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने लगभग 13 डिस्टिलरी हरियाणा के अंदर हैं, तो उस 25% मिनिमम को 40% फिक्स्ड कोटा करने का निर्णय किया है, ताकि प्रत्येक डिस्टिलरी कम से कम 3% उसकी कुल जो सेल है उसको अश्योर्ड सेल उसको मिल सके। 40% किया है, पहले 25 था उसको 40% फिक्स्ड किया है, जो 75% ओपन था उसको 60% ओपन किया है। 13 डिस्टिलरी है तो अनुमानतः मैं बता रहा हूं कि एक डिस्टिलरी के हिस्से में अनुमानतः कुल सेल का 3% कम से कम मिलेगा। तो डिस्टिलरी जिसने हरियाणा में निवेश किया है और उसके बाकी वो अपनी क्वालिटी के आधार पर वो जितना जिसका बिकेगा, मिनिमम रिटेल प्राइस हमने प्रयास किया है कि हरियाणा प्रदेश में जहां भी संभव हो राजस्व की प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए, और जिसका कुल मिलाकर के राजस्व की वृद्धि के उद्देश्य से मिनिमम रिटेल प्राइस को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। कुछ एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। दो महत्वपूर्ण निर्णय इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को ध्यान में रख करके लिए गए हैं। ऐसी कोई अल्कोहल या स्पिरिट जो इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए लाई जा सकती है, अल्कोहल स्पिरिट के ऊपर जो आधारित कुछ मेडिसिनल यूज में आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं या इंडस्ट्रियल और प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए उस इंडस्ट्रियल इंपोर्ट ड्यूटी को 6 रुपए प्रति प्रूफ लीटर से घटा करके 3 रुपए प्रति प्रूफ लीटर किया गया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा में जो डिस्टिलरी उनके जो फाइनल प्रोडक्ट हैं, जो उनकी बनाई हुई अंग्रेजी शराब है, जो भी वो प्रोडक्ट है उनका, उसको एक्सपोर्ट का इंसेंटिव देने के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको भी घटा करके आधी दर पर करने का निर्णय आज कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने किया है। वो अलग अलग कैटेगरी हैं, उसके कार्ड जो है वो डिटेल में आपकी कहते हैं कि जितनी कड़वी उतनी अच्छी है। जो कंट्री लिकर पर ड्यूटी थी 1.5 रुपया प्रति प्रूफ लीटर, वह 75 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है।
जो बियर पर 75 पैसे प्रति बोतल 650 ml, उसको घटा करके 40 पैसे प्रति बोतल। जो IMFS पर 1.5 रुपया प्रति प्रूफ लीटर, उसको घटा करके 75 पैसा प्रति प्रूफ लीटर। ड्रॉट बियर पर 1 रुपया प्रति BL था, उसको घटा करके 50 पैसे प्रति BL करने का निर्णय किया है। कुल मिलाकर के जो कंज्यूमेबल जो उनका प्रोडक्ट है, उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा करके उनको इंसेंटिव देने का प्रयास है। जो मनवीर जी ने प्रश्न किया, की जो बात है ना, आप कितना मतलब माने कि कितना बढ़ेगा? जी, जो कंट्री लीकर है, कंट्री लीकर जो पहले 100 रुपए की थी, अब उसको 120 रुपए किया है। जो 55 रुपए का था, उसको 65 रुपए किया है। जो 30 रुपए है, उसको 30 रुपए किया है। जो IMFL है, इंडियन मेड फॉरेन लीकर है, जो अंग्रेजी शराब है, उसमें अलग अलग ब्रांड को उनके प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग उनमें वृद्धि की गई है। कितना माने, जैसे प्रीमियम ब्रांड है 20% हो गया। चूंकि ब्रांड्स बहुत ज्यादा हैं, आप किसी ब्रांड विशेष में इंटरेस्टेड हो तो मैं उसका खुलासा कर देता हूं। चूंकि रेट का वेरिएशन इतना है। हमारे पास सरकारी ब्रांड का रेट बता, आप बताइए किस ब्रांड का जानना चाहते हैं? सरकारी ब्रांड का नहीं मिनिमम मैक्सिमम नहीं सर, मिनिमम कुछ तो किया होगा, कैटेगरी है, जैसे प्रीमियम ब्रांड हर कैटेगरी है। आपकी जानकारी के लिए कैटेगरी का रेट ये बहुत लंबी सूची है। नहीं सर, लंबी नहीं, आप तो कितने साल हो गए अब इकोनॉमी ब्रांड आप है, सारा कुछ है बनाया हुआ है, प्रीमियम के रखे होते हैं। ये पढ़ दो कुछ। इकोनॉमी ब्रांड जिसमें अरिस्टोक्रेट, बॉनी, स्पेशल, हेवर्ड, गोल्डन बॉर्डर, बेंसन, ब्रैकेट में सर पुराने पिछले साल के हैं। तो जिसका 150 था वो 180 रुपए है। प्रीमियम में कितना हुआ सर? 100 वाली 120 170। रेगुलर ब्रांड में जिसमें AC, डायरेक्टर स्पेशल, ऑफिसर चॉइस, बैक पाइपर, ओल्ड मॉक रम, बहुत सारी है, वो उनका 200 रुपए रेट किया गया है, जिसका पहले 105 को 115 किया गया है। ये सर पूरी बोतल तो है, मार्जिनल इंक्रीज। बोतल है, ये अद्धा है, ये पौवा। गरीबों के लिए ज्यादा महंगी कर दो। कोई नहीं, अच्छा कितना मित्रों, एक विशेष हमने प्रयास करके, एक समस्या रहती थी एक्साइज के वेंड ऑक्शन में कि कुछ ठेके हुडा की साइट पर या कुछ सरकारी संस्थान की साइट पर होते थे। ठेके के आवंटन के बाद जो ठेकेदार है, उस पर जिम्मेदारी रहती थी कि वो संबंधित विभाग से अपने स्थान को अलॉट कराए और उससे अपना किराया कराए। इसमें कई महीने की लंबी प्रक्रिया, ठेकेदार के एक संशय उसकी आमदनी में बना। इस पूरे विषय को हमने नीलामी से पहले पूरी तरह से सेटल कर और हुडा विभाग के साथ में जितनी भी साइट है, उन साइट ही एक्साइज विभाग ने वो अपने हिस्से में वो साइट ले करके और उनका रेंट तय करके और फिर वो साइट ऑक्शन हो रही है। इसमें ठेकेदार के मन में आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई संशय नहीं रहेगा। यह उद्देश्य केवल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। 2013 में जो टैक्स रेवेन्यू था कलेक्शन, वो 3000 करोड़ के आसपास था, 3200 करोड़, और तो 14-15 में था 3500 करोड़। इस बार कितना कलेक्शन होने की उम्मीद है? 14-15 में अभी तो समय बाकी है। नहीं, टारगेट फिक्स होते हैं ना सर, इतना कलेक्शन। आपकी जानकारी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि
पिछले दिनों जो 2 साल की नीति चल रही थी, तो दूसरे वर्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर आने वाले सभी बैंड बंद कर दिए जाएं और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसके कारण से वर्तमान वर्ष का राजस्व भी प्रभावित हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने जो अपनी आबकारी नीति बनाई है, हमें आशा है कि जो पिछले वर्ष का लक्ष्य रखा गया था, कम से कम उतनी राशि आबकारी बीच में नुकसान हुए। बता रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नई आबकारी नीति के बारे में बता रहे हैं कि 1 साल की ये नीति लेकर आ रहे हैं और उसमें क्या क्या होगा वो भी बता रहे हैं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट के जो फैसले हैं उसको लेकर पीसी की जा रही है और कैप्टन अभिमन्यु बता रहे हैं जो नई आबकारी नीति है उसको लेकर क्या क्या उसमें बदलाव किया गया है वो बता रहे हैं। तो कैबिनेट की मंजूरी मिली है नई आबकारी नीति को 15-16 के लिए। ये 1 साल के लिए आबकारी नीति बनाई गई, पहले 2 साल के लिए पीछे बनाई गई थी, 13, 14, 15 के लिए 2 साल के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब 1 साल की। तो वहां पर बता रहे हैं वो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चर्चा में। हालांकि उम्मीद की जा रही थी और हमने चर्चा का आज विषय भी यही रखा था जो आज कैबिनेट में मंजूरी मिलने वाली थी कि जो राज्य का प्रशासनिक प्राधिकरण होता है जिसमें कि कर्मचारियों अधिकारियों के मामले रखे जाते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर धीमान साहब बता रहे थे, हमें जानकारी के लिए बता रहे हैं हम आपको कि यह होता क्या है प्रशासनिक प्राधिकरण, जिसमें कि डॉक्टर धीमान साहब बता रहे हैं। आगे थोड़ा सा और विस्तार के लिए धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप बताएंगे, बहुत लंबा अनुभव रहा है, मुख्य सचिव रहे हैं, मतलब ये जो बदलाव हालांकि आज होना था हुआ नहीं है, अगर होता है और क्यों जरूरी है ये अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, आप थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, कर्मचारी से संबंधित जितने भी केसेस होते हैं, चाहे प्रमोशन के केसेस हों या डिसिप्लिनरी एक्शन के हों, ये बहुत स्पीडली डिस्पोज ऑफ होने चाहिए। ठीक है, इससे एक तो एम्प्लॉयज में शांति बनी रहती है, रोष कम होता है और उनको ये एक कॉन्फिडेंस रहता है कि उनके साथ कोई जाति नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को गलत चार्जशीट कर दिया गया है और उसके ऊपर फैसला होता है, फैसले के ऊपर अपीलें होती हैं, अपीलें सालों साल पड़ी रहती हैं, तो उसके कई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं एम्प्लॉयज पर। ठीक है, एम्प्लॉय का प्रमोशन रुक जाता है, इंक्रीमेंट अगर रोक दी गई है तो वो रुक जाते हैं, बिल्कुल, फाइनेंशियल लॉस भी होता है और एक उसको मायूसी भी होती है कि मेरे साथ जाती हो गई। अगर उसका गलती है तो वास्तव में उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर गलती नहीं है या बहुत मामूली गलती है जिस पर कि मेजर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल, तो उस पर उसको रोष जरूर होता है। इससे फायदा किसी को नहीं है। ठीक है, इससे सरकार को भी नुकसान होता है और कर्मचारी को भी होता है। जनता इसमें फिर प्रभावित होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी प्रणाली बनाई जो बने वो इस चीज को ध्यान में रखे कि स्पीडी डिस्पोजल हो। ठीक है, और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के कई चैनल्स हैं। जो डिसिप्लिनरी एक्शन अथॉरिटी है, पहले वो चार्जशीट करता है। अगर वो मेजर पेनल्टी का केस है तो उसकी इंक्वायरी होना लाजमी है। बिल्कुल, इंक्वायरी में बड़े सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, इंक्वायरी आ गई, इंक्वायरी के बाद जो है फिर उससे जवाब तलबी होती है, फिर सुनवाई होती है, तो पर्सनल हियरिंग होती है, बड़ी लंबा किस्सा खिंच जाता है। ठीक है, उसके बाद फैसला होता है, फैसले के बाद अपेलेट अथॉरिटी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है वो होती है। ठीक है, फिर वो गवर्नर साहब के पास एक वो मेमोरियल भी दे सकता है और फाइनली ही कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि सब लेवल्स पर कोई टाइम बाउंड काम होना चाहिए। ओके, तो एक समय जब मैं चीफ सेक्रेटरी था तो ये सामने आया कि मेजर पेनल्टी के केसेस में इंक्वायरी बहुत लंबा समय लेती है। तो हम लोगों ने
कई अधिकारियों को, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को, एससीएस ऑफिसर को, कुछ जजेस को भी जो डिस्ट्रिक्ट जजेस रह चुके हैं उनको पैनल किया। ठीक है। और उनसे कहा कि आप एडिक्वेट, हमने रेम्यूनरेशन भी दिया। ठीक है। और उनसे कहा कि आप 3 महीने 4 महीने में इंक्वायरी खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है। उससे कुछ इसमें गति आई। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये हाईकोर्ट जाते हैं तो सालों साल केसेस लंबित होते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में और भी बहुत केसेस हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल बिल्कुल ये तो एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। तो अगर प्राधिकरण बनता है, ट्राइब्यूनल बनता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन हो कि ज्यादा उसमें मेंबर्स हों, जैसे धीमान साहब कह रहे थे 30,000 केसेस पेंडिंग हैं, तो अगर आप समझिए कि एक साल में 5,000 केसेस भी डिस्पोज ऑफ हो तो 6 साल लग जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये हम बात करेंगे। आपके पास कितने मेंबर हों, क्या होना चाहिए सिस्टम, उसका क्या होता है, जो अगर दूसरे राज्यों में भी है तो क्या होता है उसमें, ये भी मैं बात करूंगा आपसे। हमारे साथ जीवन सिंह जी हैं, कर्मचारी नेता हैं। जीवन सिंह जी, आपके पास आता हूं। कर्मचारियों की मांगों को लेकर, उनके मामलों को लेकर आप कई बार मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, संबंधित मंत्रियों से भी मिलते हैं, सुलझाने का प्रयास किया जाता है आपकी ओर से। क्या लगता है, ये जरूरी है, ये प्राधिकरण जो आना चाहिए था अभी आया नहीं है, और लगता है आगे आने वाले दिनों में आ भी जाएगा? आपको लगता है कि ये जरूरी है कि मामलों को जल्द सुलझाया जाए? ये कर्मचारियों के अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शन के मामले हैं, ये पनिशमेंट एंड अपील रूल्स है। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली ही टाइम शेड्यूल भी तय है, कितने दिन में चार्जशीट होगी जारी, कितने दिन में जवाब देना होगा, कितने दिन में इंक्वायरी। 6 महीने से ज्यादा निलंबित नहीं रख सकते, उसकी आगे परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। सारी चीज सेटल है। ठीक है। परंतु ये क्यों तो लोग कोर्ट में जाते हैं, क्यों ट्रिब्यूनल की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे गंभीर विषय तो ये है कि जो अधिकारी ये काम करते हैं कि कर्मचारी को मजबूर करते हैं कि वो कोर्ट में जाए, ट्रिब्यूनल में जाए, जब तक उन पर लगाम नहीं लगती, उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कार्यपालिका को ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है। और कार्यपालिका यदि उसको एग्जीक्यूट ना करे तो कंटेम्प्ट। ठीक है। और कंटेम्प्ट में जब सजा का समय आए, उससे पहले 10 दिन पहले उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है, रूल रेगुलेशन है, सारे डिपार्टमेंटल रूल भी हैं, पनिशमेंट के, लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की भी गाइडलाइन है रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। पिछली सरकार ने भी प्रयास किया था, 2010 में एक लिटिगेशन पॉलिसी बना दी। ठीक है। अगर आप इसको रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये 2 महीने में डिसाइड करेगी। अब दिक्कत यह है कि कल ट्रिब्यूनल बन भी गया, अब वो ट्रिब्यूनल का भी क्या डर रहा होगा, क्या उसमें रूल रेगुलेशन होंगे, कितने लोग होंगे, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर के अधिकारी ही उसमें होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज एग्जामिन करने के बाद ही यानी कि कोई भी इनके खाका देख के उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। नहीं, लेकिन आपके हिसाब से जरूरी है ये चीज? नहीं, शहरों कर्मचारी संघ हरियाणा ये महसूस करता है कि हम यानी कि यदि सरकार ऐसा बढ़ाना चाहती है, करना चाहती है, तो उसको कर्मचारी संगठनों से बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो कर्मचारियों की संख्याएं हैं वो भी दूर हो जाए और एक बेहतर यानी कि सरकार यदि ऐसा करना चाहती है तो वो बेहतर बन जाए। मतलब इस बारे में अभी आपसे कोई चर्चा नहीं, आपको नहीं बुलाया गया ऐसा कुछ? नहीं, हमारे को नहीं बुलाया, क्योंकि अधिकारी हैं, अब वो ड्राफ्ट तैयार करेंगे। यदि ड्राफ्ट तैयार कर लिया, वो अपने तरीके से बनाएंगे, वो ही फिर वो दिखते उसमें रह जाएंगी, वो उनकी मनोपली रह जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि कर्मचारी का पक्ष सुने बगैर सरकार को जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला। ठीक है। रेखा शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। रेखा शर्मा जी, आपको पता चल गया कि ये होता क्या है प्राधिकरण और जरूरत क्यों है, जिस तरीके से हमारे कर्मचारी नेता भी कह रहे हैं, और उसको बनाने से पहले इनका ये कहना है कि अगर हमारे से ये भी सलाह मशवरा करें तो एक अच्छा प्राधिकरण बन सकता है।
जो इनकी इतनी समस्याएं होती हैं। आपको लगता है कि निश्चित तौर पर अब अगर सरकार अब नहीं लेकर आई है तो दोबारा अगर थोड़ा सा टाला गया तो हो सकता है ये बात उनके दिमाग में आई हो, या आप भी उनको बताएंगे कि ऐसा भी होना चाहिए जी प्राधिकरण में? बिल्कुल, क्योंकि ये मुख्यमंत्री ने खुद पहला स्टेप लिया है कि ये ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर तरीके से बने और इसमें कुछ और चीजें इंक्लूड कर ली जाएं, इसीलिए आज ये टाला गया डिसीजन। लेकिन आने वाले टाइम में ये जैसा मेरे साथी बोल रहे थे, इसे बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से जारी किया जाए। मैंने ये पहले भी पढ़ा है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब किया और उसके बाद बाकी कुछ स्टेट्स हैं, बंगाल है, उड़ीसा है और राजस्थान है, कुछ स्टेट्स हैं जिसमें ये सिर्फ बेहतरी, कर्मचारियों की बेहतरी के लिए ही लिया जा रहा है। और मुझे हैरानगी है कि पहले की सरकार ने ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि ये 30,000, जैसे अभी धीमान साहब भी बता रहे थे, 30,000 सरकारी कर्मचारियों के जो केसेस है पेंडिंग है, उनका खर्चा होता है, कोर्ट में केस और कोर्ट के ऊपर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप हाई कोर्ट के ऊपर देखिए कितना ज्यादा, स्पेशली हमारा जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है, ये काम से भरा पड़ा है। इसमें कितने कई साल लग जाते हैं, कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, तब तक उनका केस डिसाइड नहीं होता। तो ये ट्रिब्यूनल का आना जरूरी है और इसको अच्छी तरीके से आए और पॉइंट्स जैसे मेरे ये साथी कह रहे हैं इंक्लूड किए जाएं। शायद आज इसीलिए डिले किया गया है और इनको भी साथ लेके हम लोग चलेंगे, और क्योंकि मुख्यमंत्री का ये अपना स्टेप है, ये डिले नहीं होगा, ये जल्दी ही आएगा। ठीक है, चलिए ये जल्दी आएगा। डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आ जाते हैं। डॉक्टर धीमान साहब, आप बता रहे थे निश्चित तौर पर पता भी होना चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए और सभी कर्मचारियों को भी पता होना चाहिए कि ये प्राधिकरण है क्या, क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, जरूरी क्यों है हाईकोर्ट से बचने के लिए, या जितने मामले चल रहे हैं आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस प्राधिकरण के बन जाने से निश्चित तौर पर जल्द निपटारा होगा? और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरे राज्यों को देखें या केंद्र को देखें तो? दो बातें जानकारी देना बहुत जरूरी है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये तो प्रिंसिपली डिसाइड है, मुख्यमंत्री के साइन हो चुके हैं कि ये बनाना है। ठीक है, क्योंकि इसकी मंजूरी कैबिनेट से लेनी है। हाँ। और आज जब इसका मेमोरेंडम बनकर कैबिनेट के बीच में गया, कैबिनेट में कुछ मंत्रियों ने ये कहा कि और राज्यों में जहां पर बने हुए हैं वहां पर क्या स्थिति है, कितने राज्यों में बने हैं, वहां पर जैसे हमारे रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, धर्मवीर जी ने, कि क्या उनका डिस्पोजल रहा है। अगर 30,000 केस को आज शिफ्ट कर दिया जाए, आज ये ट्रिब्यूनल बन जाएगा, हाई कोर्ट इधर शिफ्ट कर देगा, तो कितनी स्पीड से वो काम करेगा, कितनी स्पीड से उसका डिस्पोजल होगा। हालांकि ये काम ट्रिब्यूनल करेगा ही केवल सर्विस मैटर्स पे, और तो कोई केस नहीं सुनने हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि अगर इसकी ज्यादा ब्रांचेस बना दी जाएं, एक पीठ यहाँ पर मुख्य यहाँ पर बन जाए ट्रिब्यूनल और उसकी फीट वहां पर बना दी जाए, जैसे उड़ीसा में है। उड़ीसा का मैं देख रहा था, ठीक है, उड़ीसा में 4 जगह पर काम करता है ये, क्योंकि उड़ीसा बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पर हरियाणा में भी ऐसा माना जा रहा है, हालांकि इसका जो फाइनल स्वरूप आएगा वो तो तब पता लगेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे फरीदाबाद, पलवल की साइड के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर लाना पड़े, एक उधर गठित कर दी जाए, एक यहाँ पर स्थापित कर दी जाए, हो सकता है एक हिसार भी गठित की जाए, मतलब वो लोग आगे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो प्रावधान किया जा रहा है वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जस्टिस रिटायर्ड, उनको शायद चेयरपर्सन इसका बनाया जाना है। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो इसके मेंबर होंगे प्रशासनिक दृष्टि से, और इस तरीके का प्रावधान इसमें किया जाना है। तो आज मंत्रियों ने पूछ लिया तो एक एडिशनल जानकारी मांग ली। एडिशनल जानकारी क्योंकि कैबिनेट को तुरंत मुहैया नहीं कराई जा सकती, इसलिए इसको डेफर कर लिया। तो ये अगली हो सकता है अगली कैबिनेट में ये जानकारी लेकर जुटा लिया जाए। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं बता रहा था, 2005 में जब एडवोकेट ने जनहित याचिका दायर की, ठीक है, और उस वक्त बताया गया था कि 2,65,000 केस पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कर्मचारियों के सर्विस मैटर्स के हैं, कर्मचारियों के हैं। ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में उस जनहित याचिका के जवाब में जो कहा, उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो फिर वो याचिका वापस ले ली गई। इससे पहले, ठीक है, 1989 में भी एक सरकार के दिमाग में एक आइडिया आया था, तो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री चौटाला साहब थे, उन्होंने भी इसको बनाने का एक प्रयास किया था, सोचा था, और एक चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड को इसका चेयरपर्सन बनाया जाना था। लेकिन वो बात फिर वही खत्म होगी और इतने साल तक कई सरकारें आई, वो बात नहीं चली। ठीक है। एक इस सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला, अच्छा फैसला था। ठीक है।
अगर ये बन जाता है, ठीक है, और इसकी कई शाखाएं बन जाती हैं, हाँ, तो कर्मचारियों को इससे निश्चित तौर पर। और अधिकारियों को जो क्लास 1 और 2 के अधिकारी हैं उनको एक राहत मिल सकती है। राहत मिल सकती है, हाँ, बिल्कुल। इसका कारण सिर्फ ये है कि जब भी कोई बात होती है हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, हाई कोर्ट जल्दी हाँ, उससे सुनवाई बचा जा सकता है। हमारे साथ संत कुमार जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं फोन लाइन पर। संत कुमार जी, स्वागत है आपका। संत कुमार जी, तो लगता है अभी हमारा संपर्क कट गया है। धर्मवीर सिंह जी, आपके पास आता हूं, हम दोबारा कोशिश करेंगे। संत कुमार जी के पास जाएंगे हम दोबारा। धर्मवीर सिंह जी, एक तो ये स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अगर ये प्राधिकरण बनाया जाता है तो कितनी जरूरत होनी चाहिए इसमें, ताकि जो ऐसे मामले हैं उनको जल्द निपटाया जा सके। कितनी जरूरत है, कितने सदस्य होते हैं, क्या चेयरमैन होता है, क्या पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कर्मचारियों को, दर्शकों को भी। और एक थोड़ा सा जवाब देंगे जो जीवन जी ने एक सवाल उठाया था, क्योंकि आप उच्चतम जो हमारा अधिकारी पद होता है चीफ सेक्रेटरी, उस पे आप रहे हैं और नीचे से आपने सारे पद देखे हैं, तो ये समयबद्ध जांच क्यों नहीं होती? जब एक समयबद्ध है, आपने तय कर रखा है, तो और इसमें क्यों इतनी देरी हो जाती है? ठीक है, मैं आता हूं, धर्मवीर जी आपका जवाब लेंगे। संत कुमार जुड़ गए हैं, उनसे एक सवाल कर लेते हैं। संत कुमार जी, स्वागत है। संत कुमार जी, संत कुमार जी, सरकार आज कैबिनेट में मंजूरी देने वाली थी स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक ट्रिब्यूनल होता है। जी, हाँ, तो उसको हालांकि अभी नहीं मंजूरी मिली है, हालांकि मुख्यमंत्री के साइन हो गए हैं। आपको क्या लगता है, जरूरत है, जरूरी है ये आज के हालात में? इतने सारे केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। नहीं, इसमें केवल हाई कोर्ट की बात नहीं, इसमें केवल एक दिक्कत आएगी कि ये इसका हेड ऑफिस होगा चंडीगढ़ में या पंचकुला में, तो जितने हरियाणा के एम्प्लॉइज हैं उन सबको वहां जाना पड़ेगा। अच्छा, अब तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लोग जाते हैं, लोअर कोर्ट में जाते हैं, उसकी अपील फिर संत कुमार जी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। संत कुमार जी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, ये सर्विस मैटर्स हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाते, हाई कोर्ट ही जाते हैं। नहीं, केवल सर्विस मैटर के लिए नहीं होगा सर। नहीं, ये केवल सर्विस मैटर के हरियाणा के कर्मचारियों और अधिकारियों के मैटर्स के लिए ही है। अच्छा, अगर केवल सर्विस मैटर के लिए है तो इसके जो टर्म कंडीशन बनाएंगे उसके वो देखने के बाद पता चलेगा इन्होंने कौन इसका हाई कोर्ट के जजेस होंगे या रिटायर्ड, हाँ, वो तो आगे वगैरह होंगे। हाँ, उसमें प्रावधान रखा है कि हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज होगा, इसका चेयरपर्सन होगा, और इसकी शाखाएं भी होंगी, फरीदाबाद हो या आपके रोहतक में हो या हिसार में हो, उस साइड में भी शाखाएं होंगी। नहीं, अगर शाखाएं बनाते हैं और चीफ सेक्रेटरी लेवल के या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस वो इसके मेंबर्स होते हैं और इसकी शाखा एक फरीदाबाद हो, एक सिरसा की तरफ हो, एक रोहतक की तरफ हो, तो ठीक है, अच्छी बात होगी। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं कि हम सरकार का कोई अच्छा कदम होगा उसकी सराहना भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बना देंगे जब सारी टर्म कंडीशन तय हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद देख करके तब ये पता चलेगा दीवान साहब कि इन्होंने क्या क्या चीज रखी जी, बिल्कुल। ठीक है सत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। धर्मवीर सिंह जी, आप अपनी बात रखेंगे, जो सवाल किया था। नहीं, आप पूछे डिले क्यों होता है। हाँ, देखिए, डिले तो ये कि इनएफिशिएंसी आप समझिए, या लोग जिनको इंक्वायरी ऑफिसर लगाया जाता है उनके पास काम भी ज्यादा हो सकता है, कई दफा एम्प्लॉयज भी चाहते हैं डिले हो, कई दफा वैसे प्रशासनिक दृष्टि से डिले होता है। अगर जिस महकमे में मॉनिटरिंग होती है वहां पे इसकी इंक्वायरी भी जल्दी होती है, फैसले भी जल्दी होते हैं, तो इसमें चुस्ते लाने की तो आवश्यकता है, ये बात तो सही है। दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनने से एक सबके सब एक टाइप के केसेस केंद्रित होंगे। ठीक है जी, और उस पर क्लोज वॉच होगी, हाँ, पूरे ट्राइब्यूनल की। और अक्सर देखने में ऐसा आता है, बहुत सारे केसेस एक ही टाइप के होते हैं, हाँ, जिनको बंच करके डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कर्मचारियों का खर्चा भी कम होगा। ओके, अभी रिट में जाते हैं, रिट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और जो लोगों को यहां आना पड़ता है, अगर ये किसी वजह से अपनी बेंचेस बना सकते हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर हियरिंग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बहुत लोग करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन करता है, तो वो जिले में जाता है, जो जिलों के केसेस हैं वो वहीं पर उनका निपटान वो लोग करते हैं। ठीक है, तो उससे कर्मचारियों को सुविधा होगी, दफ्तरों में के अफसरों को आना नहीं पड़ेगा,
और यहाँ पे खर्चे से लोग बचेंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर कैट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को ठीक बनाया जाए और उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, या तो जैसे धीमान साहब कह रहे थे 1-2 बेंचेस हो कि डिपेंडिंग अपॉन द केसेस, या इनको वहां पर जाकर ठीक है सुनवाई करने का मतलब प्रोविजन हो, और इसमें मेंबर्स जैसे कई दफा एक वाइस चेयरमैन होता है और 2 मेंबर होते हैं, तो और ज्यादा मेंबर्स ले सकते हैं, और जब केसेस कम हो जाए तो मेंबरशिप कम की जा सकती है। ठीक है। तो ये मैं समझता हूं कि कोई भी प्रणाली जिससे कि फैसलों में गति आए बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं मानता हूं। ठीक है। जीवन सिंह जी आपके पास आते हैं। जीवन सिंह जी, जिस तरीके से धीमान साहब बता रहे हैं कि चौटाला साहब के समय एक प्रयास किया गया था, उसके बाद दूसरी सरकार है उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया है, क्या लगता है आपकी ओर से क्या कभी पहले इस तरीके की डिमांड रखी गई सरकार के पास कि केस को निपटाने के लिए इस तरीके का प्राधिकरण होना चाहिए, या कभी नहीं रखी गई और सरकार ने खुद अब सोचा है, जो नई सरकार है बीजेपी की सरकार? हम ये कह रहे हैं कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हमें उसका जो कारण है ना उसमें जाते हैं। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, उसकी भी, और जो कार्यपालिका का स्थायी अंग है उसकी भी संवेदनहीनता और संवादहीनता ही केसों का कारण बनती है। यदि अब मान लिया 3 महीने से धरना चल रहा है, कर्मचारी उसको बगैर किसी नोटिस दिए टर्मिनेट कर दिया, अब 3 महीने से मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में करनाल में डीसी ऑफिस के सामने बैठा है, डीसी नहीं सुन रहा, मुख्य स्वास्थ्य मंत्री से बात कर ली, उसने नहीं सुनाई करी और कोई सुनाई नहीं कर रहा, तो वो लिटिगेशन में जाएगा। इसका मतलब लोगों को लिटिगेशन के लिए मजबूर कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी है जो इस प्रकार की नेग्लिजेंसी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं जी गाइडलाइन दे रखी है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो धर्मेंद्र सिंह जी क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अगर प्राधिकरण ऐसा भी कोई प्रावधान? ये लोकायुक्त है, लोकायुक्त है, लोकायुक्त के पास कोई पावर नहीं है। अब ये जो उसके पास हाई कोर्ट की जितनी पावर है, नहीं लोकायुक्त, इसको लोकायुक्त ये बिल्कुल नहीं करते। उसके पास वही पावर है जो हाई कोर्ट की वो तो लोकपाल बड़ा देश में बड़ा उस पे विरोध हुआ, वो अलग इशू है, वो अलग है। हम केवल सर्विस मैटर्स की बात। हाँ देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने मैलाफाइड इंटेंशन से चार्जशीट कराया है, हाँ, और उसका इंक्वायरी रिपोर्ट भी उसके खिलाफ आ गई है कर्मचारी के, उसकी अपील भी होती है विद इन द डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट की अपील के बाद गवर्नर को मेमोरियल भी देते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कैट में या हाई कोर्ट में जाते हैं। तो अगर कोई मैलाफाइड इंटेंशन होती है तो कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेती है, ठीक है, और उस अधिकारी के खिलाफ स्ट्रिक्चर भी पास करती है। तो ये नहीं है कि कोई कर्मचारी किसी आदमी को चार्जशीट करा दे और 8-9 साल तक वो चार्जशीट रहे या उसका फैसला ना करे, ठीक है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है और होनी चाहिए। अच्छा, जो दूसरा ये जो आप उदाहरण देकर बता सकते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी हैं, आप एक भी उदाहरण बता दिए अगर भाई ऐसे केस में कोर्ट ने ये स्ट्रिक्चर पास किया, लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, और हमने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। देखिए, मैं ये IAS लॉबी होती है, वो IAS को प्रोटेक्ट करती है, HCS लॉबी होती है, HCS को प्रोटेक्ट करती है। जो डिपार्टमेंटल अधिकारी होते हैं, इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियर को, मैं सबऑर्डिनेट कर्मचारी हूं, एक्शन ने मेरे को पुनिश कर दिया, SC को अपील करी, वो कभी भी रिबेट नहीं देता, चीफ को कर ली अपील, कभी भी राहत नहीं मिलती। हम गवर्नर के पास तो पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तक भी पहुंचते पहुंचते ये कहते हैं थ्रू। चलिए, उसको लेकर भी अगर ये प्राधिकरण बनता है तो अच्छी बात है ना, आपका मामला उसमें रखा जाएगा। इसमें रेखा जी कुछ हम ये वो रखा जाएगा। सबसे पहले तो इस ब्यूरोक्रेसी को जो रूल रेगुलेशन है उसकी पालना करने के लिए बाध्य किया जाए, उसके बाद मैं आगे जो ट्रिब्यूनल। चलिए, प्राधिकरण की बात करते हैं। हाँ, रेखा शर्मा जी, आपके सामने बहुत सारी बातें आ गई। हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी, ये जो ट्रिब्यूनल है इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस स्पेसिफिक सर्विस से रिलेटेड उनकी जानकारी होगी, टेक्निकल हो या कुछ भी। आप जब एक कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके पास वो टेक्निकल जानकारी प्रॉपर नहीं होती है, जबकि ट्रिब्यूनल में कुछ ऐसे मेंबर्स रखे जाएंगे कि जो सर्विस मैटर पे पूरी टेक्निकल जानकारी रखे जाएंगे। तो जैसे ये कह रहे हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे ख्याल उस ट्रिब्यूनल में जाने से कम होंगी। और ये ट्रिब्यूनल में भी आदमी जब आता है वो अपनी सर्विस में जो भी उसको रिड्रेसल की जगहें हैं वहां पे जाने के बाद वहां पे भी बहुत सारी रिड्रेसल विद इन द सर्विस होती है जहां आप जाके अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद वो जाएगा ट्रिब्यूनल में, ना कि वो स्ट्रेट अवे ट्रिब्यूनल में जाएगा, या जैसे कोर्ट में भी स्ट्रेट अवे नहीं जाते। हाँ, मेरे तजर्बे के अनुसार ये मुझे
करेक्ट कर सकते हैं कि कई दफ़ा एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन आती हैं, कभी भी उनकी डिमांड आज तक मैंने, जहाँ तक मुझे ख्याल है, ये नहीं रही कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीडिंग्स की प्रक्रिया को फास्ट किया जाए, फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि दिक्कतें आती हैं, क्योंकि रूल 7 के केसेस जो मेजर पेनल्टी के ही केसेस होते हैं जिसपे कि समय लगता है। जो रूल 8 यानी कि जो छोटी मोटी पेनल्टीज होती हैं उस पर कोई भी समय ज्यादा लगना नहीं चाहिए और नहीं लगता है नॉर्मली। ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों होता है उस कारण में जाना चाहिए, देखिए वो एक अलग इशू है, बिल्कुल उसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर जो चार्जशीट हो गया है, जिसके खिलाफ एक केस बन गया है, उस केस का डिस्पोजल फास्ट हो, ये भी होना चाहिए। ये तो ये है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कोई किसी को मर्डर कर देता है, कोई किसी से चोरी करता है, चोरी रोकना, मर्डर को रोकना भी एक काम है। लेकिन अगर मर्डर जब हो जाते हैं, चोरी हो जाती है, जो समाज में रोका बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, हाँ। उसको डिस्पोज ऑफ करना एक अलग बात है। ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों ही बातें होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि क्यों रोकने का प्रयास भी अगर हो जाता तो उसको फिर किस तरीके से ये देखिए इनके साथ साथ लेकिन आप फर्क आएगा कोर्ट के कामों में भी। अच्छा देखिए, जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बने हैं वहां पे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, हाई कोर्ट में 2 टाइप के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के केसेस जो ये बात कर रहे हैं, प्रमोशन के केसेस हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन के हैं, और दूसरा होता है लैंड एक्विजिशन के। अब हाई कोर्ट ने बड़ी अच्छी प्रक्रिया की है कि जितने भी एक ही गांव के संबंधित एक ही लैंड एक्वायर क्लब करते हैं और एक का फैसला इकट्ठा कर देते हैं। बड़ा फास्ट ट्रैक पे काम किया उन्होंने। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल केसेस होते हैं और ये बहुत ज्यादा टेक्निकल केसेस नहीं होते हैं लॉ की दृष्टि से। ये प्रोसीजरल इश्यूज होते हैं, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट को पढ़ के देखना होता है, तो इससे हाईकोर्ट के जजेस का भी टाइम खराब होता है। हाँ, जबकि उनके पास और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो मैं सोचता हूं कि बहुत सारा काम ये हाईकोर्ट से अगर लेते हैं तो हाईकोर्ट में दूसरे केसेस में भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, और जो जीवन सिंह जी का कहना है कि इसमें ये दूसरी चीजें देखी जाए, वो जरूर देखिए, लेकिन आप ये इंसिस्ट करें, एम्प्लॉइज यूनियन का ये काम होना चाहिए कि सिस्टम बहुत जल्दी से जल्दी फैसला करे, चाहे उसकी लिमिट आप 6 महीने रखें, 3 महीने रखें, साल रखें, लेकिन फैसला तुरंत हो। ठीक है, तभी उसके डॉक्टर दिवान साहब, हाँ डॉक्टर दिवान साहब, आपके पास जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि क्या सरकार ने ये पहले सोचा समझा नहीं होगा, इसको लाने से पहले दूसरे राज्यों में अगर है तो वो सोचा समझा होगा, जाना होगा कि उसमें किस तरीके से काम कर रहा है, वो क्या एकदम अचानक से ले आए और अभी उसकी जरूरत है कि उसमें और थोड़ा सा जानने की जरूरत है? नहीं, ये जहां तक सोचने की बात है, क्योंकि सोचते तो मैंने जैसे बताया था 89 में भी सोचा गया था। ये इस तरफ जैसे जीवन सिंह जी कह रहे हैं, कर्मचारियों की तरफ ध्यान कम दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। कर्मचारी यूनियन अपनी डिमांड्स करती रहती हैं। 2 प्रकार की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि जिस केस पे कर्मचारियों को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, उस सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, जिनकी जीवन सिंह जी बात कर रहे हैं, वो तो प्रक्रिया अभी भी रहेंगी। ठीक है, पर उन सारी प्रक्रियाओं गुजरने के बाद अगर कोई किसी कर्मचारी को हाई कोर्ट जाना पड़ता है, उसको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, अब इसको ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। सवाल यहां पर ये हो रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कैसे जरूरत है। एक अर्बन लोकल बॉडी में फायर अफसर के पद पे कर्मचारी था, 55 साल के बाद उसको नौकरी में रिटेन करना है नहीं करना है, इसकी मंजूरी दी जाती है कि वो फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, सब कुछ है, वो धर्मवीर जी बता सकते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को 55 साल पूरा होते ही हटा दिया गया। ठीक है, कारण सिर्फ ये कहा गया कि जी आपकी फाइल मंजूरी के लिए कंसर्न मिनिस्टर के पास गई थी और वहां से आपको रखा नहीं गया। ठीक है, वो कर्मचारी हाई कोर्ट चला गया। ठीक है, हाई कोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड मंगा लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इसको रखो, इसकी सारी एसीआर ठीक है, और उसमें जब कारण बताया, डिपार्टमेंट ने कहा कि 10 में से 7 एसीआर थी। मंत्री के पास जब फाइनल गया था, मंत्री ने पूछा कि जो अगर 7 है तो पिछली 3 और लगा दो, प्रावधान है कि उसमें 10 होनी चाहिए, लास्ट 10 जो भी अवेलेबल है। ठीक है, उसको 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद जब हाई कोर्ट का फैसला हुआ, ठीक है, उसको फिर भी नहीं रखा, वो कंटेम्प्ट में चला गया। 2 साल निकल गए। जब वो कंटेम्प्ट में गया तो जैसे जीवन जी कह रहे थे, कंटेम्प्ट से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले वो उसको नौकरी पे दे दिया। ठीक है, तो उसका बचा कुल मिला के 1 साल। ठीक है, 1 साल के बाद वो फिर रिटायर होना था, उसको 2 दिन पहले फिर सस्पेंड कर दिया। ठीक है,
ये सब बातें अगर ट्रिब्यूनल होगा हाँ। तो उसमें जाके वो तुरंत अपनी राहत ले सकते। बिल्कुल, तो इस वजह से ट्रिब्यूनल की जरूरत है, जो प्रशासनिक प्राधिकरण है, इस वजह से जरूरत है कि कर्मचारियों से जुड़े जो भी मामले हैं उनको हाईकोर्ट में ना जाना पड़े, ट्रिब्यूनल में ही मामले रखे जाए और वहां पर उनको जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहे हेमंत तहलका हरियाणा के साथ।